स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि फिजिक्स पे वीडियोस प्रोवाइड कीजिए। तो उनके लिए मैं जो हमारे बीएससी का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स की, थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स के लिए मैं पूरी वीडियो सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। तो आज से आपको जो थर्मोडायनेमिक्स के जो भी वीडियोज़ हैं, यानी हम पूरी थर्मोडायनेमिक्स को कवर करेंगे जो जनरली बीएससी में हमारी रहती है, तो उसके वीडियोज़ आपको मिलेंगे और आप इसको जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें आप सारी इसके सारे वीडियोस बाद में देख पाएंगे। तो आपको डे बाय डे ये सारे वीडियोस थर्मोडायनेमिक्स के आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम सबसे पहले बात करें थर्मोडायनेमिक्स की कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, इसको आज तो हम बेसिक समझेंगे इसके। तो हम सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, तो एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स जो वर्ड बना है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक होता है थर्मे और दूसरा है डायनामिक्स। ठीक है, थर्मे का जो मीनिंग होता है बेसिकली ये ग्रीक वर्ड है और इसका जो मीनिंग निकलता है वो जनरली हीट से रिलेटेड होता है। और डायनेमिक्स आप समझते हैं एक तरह से मोशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली जो आप सेंस बना पा रहे होंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में हम किसका अध्ययन करेंगे या किसको स्टडी करेंगे, हीट को स्टडी करेंगे और उसके मोशन के अध्ययन करेंगे या उसके जो फोर्स वगैरह जो भी प्रेजेंट होंगे जिनकी वजह से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा। बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट है, ठीक है, उसी को हम किस में कवर करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि थर्मोडायनेमिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से क्रिएट हुआ। तो थर्मे प्लस डायनेमिक्स से उसका कॉम्बिनेशन बना है और इसको हम पूरी एक फिजिक्स की ब्रांच में पढ़ते हैं और वो ब्रांच हमारी क्या कहलाती है, थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो देखिए यूजी लेवल पे आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि अभी आप बेसिक्स सीख रहे हैं। ठीक है, जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट के या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बेसिक्स नहीं सीख पाएंगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करना बहुत बेकार होता है। तो हम बहुत ही सिंपल और साधारण से शब्दों में और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है और इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको भी हम पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अगर मैं आपको बताऊँ तो आप थोड़ी सी डेफिनेशन देखिए, आपको करना क्या है, पढ़ने का तरीका मैं बता देता हूँ। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उससे पढ़ रहे हैं तो आप उसको कॉपी पेन लेके बैठिए और जो भी मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, अगर कोई डेफिनेशन है पर्टिकुलर, ठीक है, तो उस डेफिनेशन को आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर मैं जैसे आपको बताऊं कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, यानी सिंपल साधारण शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं कि थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम हीट के ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र करते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का ट्रांसफर या हीट का एक्सचेंज किस प्रकार से होता है उसका जो पूरा अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। तो सिंगल वन लाइन डेफिनेशन इसकी क्या बनती है, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। अब जब भी कभी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स में दो वर्ड आपके सामने आएंगे। पहला है सिस्टम, तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि व्हाट इज सिस्टम, और दूसरा होता है सराउंडिंग। तो पहले मैं सिस्टम को बता देता हूं कि व्हाट इज सिस्टम। तो देखिए, सिस्टम और सराउंडिंग ये इसके आप कह सकेंगे थर्मोडायनेमिक्स के एसेंशियल कंपोनेंट है। ठीक है, इनको आपको समझना ही पड़ेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि छोटी छोटी बेसिक्स बातों को भूल जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, लेकिन जब तक आप इन छोटी छोटी बातों को नहीं समझेंगे तब तक थर्मोडायनेमिक्स आप समझ नहीं पाएंगे। आप रट तो लेंगे लेकिन रटना हमारा पर्पज़ नहीं है। अगर आप फिजिक्स को पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको सेंस बनाना होगा, समझ विकसित करनी होगी, सोचने समझने की शक्ति अपने आप आपकी विकसित होनी चाहिए, तभी आप फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो सिस्टम की अगर हम बात करें, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, जनरली निकाय कह देते हैं, तो व्हाट इज निकाय या व्हाट इज सिस्टम। तो सिस्टम इज अ पर्टिकुलर रीजन, मैं इसकी डेफिनेशन आपके लिए लिख देता हूं। ठीक है, ए सिस्टम इज अ पर्टिकुलर रीजन विच इज filled with amount of matter and has a certain boundary. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम सिंगल सी डेफिनेशन की बात करें तो ए सिस्टम इज अ पर्टिकुलर रीजन विच इज फिल्ड विथ अमाउंट ऑफ मैटर एंड हैज अ सर्टेन बाउंड्री, यानी कोई भी एक ऐसा रीजन जो क्या होगा, फिल्ड विथ होगा, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ मैटर जिसमें प्रेजेंट होगा और उसकी अपनी क्या होगी, सर्टेन बाउंड्री होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, निकाय। ठीक है, या सिस्टम। अब सिस्टम
किसी भी परिप्रेक्ष्य में आपका किसी भी टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं जिस क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए क्लासरूम सिस्टम है, मैं जिस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ मेरे लिए वो कॉलेज सिस्टम हो सकता है, या मैं जिस पर्टिकुलर एरिया में रह रहा हूँ वो मेरे लिए सिस्टम हो सकता है, मैं जिस स्टेट में रह रहा हूँ वो मेरे लिए सिस्टम हो सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि सपोज मैं अगर आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ, मैं जिस क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ तो एक क्लासरूम भी सिस्टम है, क्योंकि इसमें सम अमाउंट ऑफ मैटर है, कहीं ना कहीं मैटर आप समझते हैं द्रव्य, और साथ ही साथ इसकी क्या है, एक बाउंड्री है। मैं इसको क्लासरूम क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि इसकी एक सर्टेन एक रूम है और ये इसकी एक डेफिनेट बाउंड्रीज है, इसलिए मैं इसको क्लासरूम बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं उत्तराखंड स्टेट की बात करूँ तो उत्तराखंड स्टेट की क्या है, अपनी बाउंड्रीज है। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सिस्टम बोल सकता हूँ। मैं अगर इंडिया की बात करूँ, मैं जिस देश में रहता हूँ, ठीक है, इंडिया की बात करूँ तो वो इंडिया भी हमारे लिए क्या हो सकता है, सिस्टम। यानी आपको सेंस क्या बनाना है, आपको समझना है क्या है कि सिस्टम कोई भी चीज हो सकती है, वो उसके लिए नेसेसरी शर्त क्या है कि उसमें सम अमाउंट ऑफ मैटर होना चाहिए, साथ ही साथ उसकी क्या होनी चाहिए, एक सर्टेन बाउंड्री होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या कह सकते हैं, सिस्टम कह सकते हैं। यानी इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिस्टम बड़ा भी हो सकता है, सिस्टम छोटा भी। यूनिवर्स भी हमारे लिए सिस्टम है, क्योंकि यूनिवर्स की भी अपनी एक कैपेबल लिमिट है, क्योंकि सर्टेन बाउंड्री है। ठीक है, तो नेशन हमारे लिए एक सिस्टम हो सकता है, हमारी कंट्री हमारे लिए सिस्टम हो सकती है, हमारा स्टेट हमारे लिए सिस्टम हो सकता है, हमारा कॉलेज हमारे लिए सिस्टम हो सकता है, हमारा स्कूल हमारे लिए सिस्टम हो सकता है। तो सिस्टम बेसिकली क्या है, सिस्टम इज अ पर्टिकुलर रीजन विच इज फिल्ड विद अमाउंट ऑफ मैटर एंड हैज अ सर्टेन बाउंड्री। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ सिस्टम। अब इसके साथ साथ जो दूसरी चीज आपको यहां पर समझनी है वो हो जाएगी, दूसरी चीज जो आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसको समझना बहुत ही जरूरी है, वो है सराउंडिंग। ठीक है, तो मैं सराउंडिंग को भी बता देता हूं। सराउंडिंग क्या होता है, ठीक है, तो एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग outside the system is known as surrounding। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आपको समझनी है कि एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। यानी आप इसको ऐसे समझिए, जो भी आपका पर्टिकुलर सिस्टम है उसके बाहर जो कुछ भी हो गया वो सब क्या हो गई, सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्लासरूम को सिस्टम कंसिडर कर रहा हूं तो इस क्लासरूम के बाहर जो कुछ भी है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, सराउंडिंग। अगर मैं पर्टिकुलर अपने स्टेट को सिस्टम मान के चल रहा हूं तो इस स्टेट के बाहर यानी उत्तराखंड के बाहर जो कुछ भी हो गया वो सब मेरे लिए क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। मैं अगर कंट्री को अपना सिस्टम मान के चल रहा हूं तो कंट्री के बाहर जो कुछ भी हो गया, एवरीथिंग जो भी इस कंट्री के बाहर है वो सब मेरे लिए क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आप सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ गए तो आपको बस ये बहुत ही जनरली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जो कुछ भी सिस्टम के बाहर है वो सब हमारा क्या हो जाता है, सराउंडिंग हो जाता है। और थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम और सराउंडिंग का ही सारा खेल है। ठीक है, कोई भी चीज यहां पर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें मेन रोल प्ले करती हैं, वो है सिस्टम और सराउंडिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। तो सिस्टम की डेफिनेशन हमने क्या सीखी थी, सिस्टम इज अ पर्टिकुलर रीजन विच इज फिल्ड विद सम अमाउंट ऑफ मैटर एंड हैज अ सर्टेन बाउंड्री। उसके बाद हमने देखा सराउंडिंग, तो एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज जनरली नोन एज द सराउंडिंग। यानी सिस्टम के बाहर जो कुछ भी हो गया, आपका सिस्टम किसी भी टाइप का हो सकता है, कोई भी आप सिस्टम कंसिडर करिए, उसके बाहर जो कुछ भी हो जाएगा वो आपकी क्या कहलाएगी, सराउंडिंग कहलाएगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। सिस्टम और सराउंडिंग आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा और आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात हमको सीखनी है थर्मोडायनेमिक्स में वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं और उनको काफ़ी हद तक कंफ्यूजन भी रहता है कि कितने टाइप के सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो जनरली मैं आपको बताऊं, जो मेन क्लासिफिकेशन है, केवल और केवल सिस्टम दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो नंबर 1 पहला होता है मास कंट्रोल सिस्टम। बहुत अच्छे से समझिएगा। और दूसरा होता है वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम। अब काफ़ी सारे लोग कह रहे होंगे सर ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, ठीक है, हमें तो थर्मोडायनेमिक्स में कुछ और ही पढ़ाया गया, हमें तो ओपन सिस्टम बताया गया, हमें क्लोज सिस्टम बताया गया, हमें आइसोलेटेड सिस्टम बताया गया। तो देखिए, जो आपको ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बताया गया है वो सब यहीं से निकलेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप इसको सीख लीजिए तो ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड का कॉन्सेप्ट अब ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। तो मेन क्लासिफिकेशन हमारा ये है जो कहीं ना कहीं किसको लीड करता है कि व्हाट इज ओपन सिस्टम, व्हाट इज क्लोज सिस्टम, व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, वन इज मास कंट्रोल सिस्टम, सेकंड वन इज वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज मास कंट्रोल सिस्टम। तो अगर हम इसको डिस्कस करना चाहें तो मास कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, तो जैसा कि आप नाम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, मास। ठीक है, तो मास कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है
कि इफ द मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, ठीक है, यानी अगर पहले समझ लीजिए, अगर किसी सिस्टम का मास क्या रह रहा है, कंजर्व्ड रह रहा है, ठीक है, यानी संरक्षित रह रहा है, ठीक है, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, मास कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, इफ द मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड मास कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज मास कंट्रोल सिस्टम, तो मास कंट्रोल सिस्टम में आपको क्या बताना है कि अगर किसी सिस्टम का द्रव्यमान संरक्षित रह रहा है, यानी उसका जो मास है वो कंजर्व्ड रह रहा है, तो वो सिस्टम आपका क्या कहलाएगा, मास कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा। अब ये तो हुई थ्योरेटिकल बात, जैसा कि हमको नाम से भी पता चल रहा था कि मास कंट्रोल सिस्टम है। इसके अलावा और क्या फीचर्स होंगे मास कंट्रोल सिस्टम में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात जो आपको याद रखनी है वो है कि अगर कोई सिस्टम मास कंट्रोल सिस्टम है, देन उस सिस्टम में ओनली, ये बात आपको याद रखनी है, एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड विथ सराउंडिंग्स। देखिए फिर से वही चीज आ गई, सिस्टम सराउंडिंग्स का ही सारा खेल चल रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, मैं फिर से बता देता हूँ कि हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के बारे में। तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, मास कंट्रोल सिस्टम, वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट वन इज मास कंट्रोल सिस्टम। तो व्हाट इज मास कंट्रोल सिस्टम? ए सिस्टम इन विच मास इज कंजर्व देन द सिस्टम इज कॉल्ड मास कंट्रोल सिस्टम। यानी किसी सिस्टम में अगर आपका मास क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है, यानी द्रव्यमान संरक्षित रह रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे, मास कंट्रोल सिस्टम कहेंगे। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके फीचर्स क्या होंगे। तो कोई भी सिस्टम अगर मास कंट्रोल सिस्टम होगा तो इंपॉर्टेंट फीचर बेटे ये है, ये आपको याद रखना है और यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि अगर कोई मास कंट्रोल सिस्टम है तो उसमें ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज विद सराउंडिंग। यानी केवल और केवल किसका एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ? एनर्जी का, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। तो आप ये भी याद रखिए, नो अमाउंट ऑफ मैटर कैन बी एक्सचेंज्ड विद सराउंडिंग्स। ठीक है, तो आपको समझना क्या है कि मास कंट्रोल सिस्टम में ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज विद सराउंडिंग। यानी अभी आपको बताया था सराउंडिंग क्या होती है, सिस्टम क्या होता है। तो अगर कोई आपका मास कंट्रोल सिस्टम है तो उसमें केवल और केवल एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ, अमाउंट ऑफ मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो आप उस सिस्टम को क्या कहेंगे, मास कंट्रोल सिस्टम कहेंगे। ठीक है, अब एक वर्ड आप यहां पर भी समझ लीजिए कि यहां पर हमने वर्ड यूज किया एक्सचेंज। ठीक है, तो एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान, दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण हो जाना। तो यहां पर ट्रांसफर वर्ड हमने यूज नहीं किया, यहां पर जो वर्ड यूज होता है वो एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब है आदान प्रदान। यानी अगर कोई मास कंट्रोल सिस्टम है तो उस प्रकार के सिस्टम में केवल और केवल एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा होगा सराउंडिंग के साथ, अमाउंट ऑफ मैटर का कोई भी आदान प्रदान नहीं होगा। ठीक है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी केस। ठीक है, तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि मास कंट्रोल सिस्टम में केवल और केवल क्या होती है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। एनर्जी ट्रांसफर नहीं बोला मैंने क्या बोला, एक्सचेंज। ठीक है, ट्रांसफर का मतलब हो सकता है कि वो पूरी तरीके से क्या कर दे, ट्रांसफर ही कर दे, आदान प्रदान नहीं हुआ, वो एक तरह से वितरण हो गया। लेकिन यहाँ पर हम वर्ड क्या यूज करते हैं, एक्सचेंज। यानी कुछ ना कुछ अगर वो आदान कर रहा है तो प्रदान भी करेगा। तो ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज विद सराउंडिंग इन मास कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पर अमाउंट ऑफ मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। अब जनरली अगर आपका थोड़ा सा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर काम कर रहा होगा तो आप समझ रहे होंगे कि यही शर्त जो मैंने अभी आपको बताई है, जो फीचर्स मैंने बताए, ये किसके होते हैं, ये होते हैं क्लोज सिस्टम के। अगर आपको याद आ रहा हो तो यही जो डेफिनेशन आप पढ़ते होंगे क्लोज सिस्टम में, तो आपने क्या देखा कि मास कंट्रोल सिस्टम लीड्स टू द क्लोज सिस्टम। ठीक है, यानी जो भी मास कंट्रोल सिस्टम होगा वो अल्टीमेटली कौन से टाइप का सिस्टम बना देगा, क्लोज सिस्टम बना देगा। क्लोज सिस्टम के डेफिनेशन में आप क्या पढ़ते हैं, क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें केवल और केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, अमाउंट ऑफ मैटर का आदान प्रदान नहीं होता है, या पदार्थ की मात्रा का आदान प्रदान नहीं होता है, उसको हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, बंद निकाय कहते हैं। तो वही आपने देखा कि अगर कोई मास कंट्रोल सिस्टम है तो उसकी मेन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आप क्या देख रहे हैं कि वही क्या बन जाता है, क्लोज सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मास कंट्रोल सिस्टम इज जनरली लीड्स टू द क्लोज सिस्टम। ठीक है, अब जो दूसरा टाइप आता है हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा हमारा था, फर्स्ट वन था हमारा मास कंट्रोल सिस्टम, और जो सेकंड वन बनेगा वो है हमारा वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम। तो दूसरे टाइप की अगर हम बात कर ले, दूसरा है हमारा वॉल्यूम कंट्रोल्ड सिस्टम। जो सेकंड टाइप हमने डिस्कस करना है वो है वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो जैसे कि नाम के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं, तो अगर किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसी निकाय का वॉल्यूम आपका कंजर्व रह रहा है
तो उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम। जबकि अभी आपने इससे पहले वाले में क्या देखा था, मास कंजर्व रह रहा था। तो बहुत सिंपल सी बात है, मास कंट्रोल सिस्टम में आपका मास कंजर्व रहेगा, वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम में आपका क्या कंजर्व रहेगा, वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। तो अगर कहीं पर कोई फीचर आपको पता चलता है कि किसी सिस्टम का मास कंजर्व है, तो आप समझ जाइए कि वो मास कंट्रोल सिस्टम बनाएगा। और किसी सिस्टम में आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम कंजर्व है, वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रह रहा है, तो वो क्या बनाएगा, वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम बनाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर की। ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। तो इसका जो फीचर होगा, इसमें क्या होगा, बोथ एनर्जी एंड अमाउंट ऑफ मैटर कैन बी एक्सचेंज्ड विथ सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट यहां से फीचर निकल के आता है कि वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम में आपका एनर्जी के साथ साथ अमाउंट ऑफ मैटर, यानी बोथ एनर्जी एंड अमाउंट ऑफ मैटर कैन बी एक्सचेंज विद सराउंडिंग्स। ठीक है, तो आप डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे। आपने अभी देखा था मास कंट्रोल सिस्टम में केवल और केवल एनर्जी का एक्सचेंज होता था, ऊर्जा का ही आदान प्रदान होता था। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम में ऊर्जा के साथ साथ एनर्जी तो होगी, साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ मैटर भी क्या होगा, एक्सचेंज करेगा किसके साथ, सराउंडिंग। यहाँ भी वर्ड क्या आएगा, एक्सचेंज आएगा, यानी आदान प्रदान होगा सराउंडिंग के साथ। तो सारा खेल देखिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का ही होता है। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि अगर किसी सिस्टम में केवल एनर्जी का ही आदान प्रदान हो रहा है सराउंडिंग के साथ, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मास कंट्रोल सिस्टम। और वो किसको लीड करेगा, क्लोज सिस्टम को। और दूसरे में आपने क्या देखा कि अगर वहाँ पर एनर्जी के साथ साथ किसका आदान प्रदान हो रहा है, वहाँ पर मैटर का भी आदान प्रदान हो रहा है, यानी अमाउंट ऑफ मैटर भी एक्सचेंज कर रहा है एनर्जी के साथ साथ, तो वो क्या बनाएगा, वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम बनाएगा। और इस प्रॉपर्टी के बेस पर ही आप समझ पा रहे होंगे ये प्रॉपर्टी किसको लीड्स करती है, हमारी ओपन सिस्टम। तो बेसिकली जो आप ओपन सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ते होंगे, तो ओपन सिस्टम में आपको यही पढ़ाया जाता है कि ओपन सिस्टम, खुला निकाय वो होता है जिसमें ऊर्जा के साथ साथ पदार्थ की मात्रा का भी आदान प्रदान होता है। तो आपने क्या देखा कि मास कंट्रोल सिस्टम लीड्स टू द क्लोज सिस्टम एंड वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम लीड्स टू द ओपन सिस्टम। तो ये दो शायद आपने सुने जरूर होंगे, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। और ये नहीं सुना होगा आपने मास कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। लेकिन मेन क्लासिफिकेशन यही है थर्मोडायनेमिक्स में कि एक मास कंट्रोल सिस्टम बनेगा, दूसरा वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम बनेगा, और फिर वो किसको लीड करेंगे, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम को लीड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक आ जाता है कि जो एक स्पेशल केस भी आ जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रैक्टिकल सिचुएशन तो यहीं तक एग्जिस्ट करती है। ये दो टाइप जो आपने सीखे, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम जो बना रहे थे हम, प्रैक्टिकल सिचुएशन यहीं पर एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर हम हाइपोथेटिकल या आइडियलिस्टिक कंडीशन की बात करें, यानी आदर्श स्थितियों की बात करें, आइडियलिस्टिक कंडीशन में क्या होता है, आइडियलिस्टिक परिस्थितियां वो परिस्थितियां होती हैं जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। हम उनको सिंप्लीफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो एक कंडीशन यहाँ पर ये भी बन जाती है, पॉसिबिलिटी ये भी हो जाती है कि हो सकता है कि कोई एक ऐसा सिस्टम भी हो जहां पर एनर्जी और अमाउंट ऑफ मैटर दोनों ही क्या करे, एक्सचेंज ना करे। ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो और ना ही अमाउंट ऑफ मैटर का एक्सचेंज हो। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के देखिए, समझने की कोशिश करिए, क्या प्रैक्टिकली ऐसा कोई सिस्टम पॉसिबल है कि कोई सिस्टम हो और वो अपने सराउंडिंग के साथ ना तो एनर्जी का एक्सचेंज करे ना ही अमाउंट ऑफ मैटर का एक्सचेंज करे? नहीं। ठीक है, तो आई होप आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ऐसा कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं आपको पता है कि सारा खेल एनर्जी का ही होता है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सचेंज करेगी और सम अमाउंट ऑफ मैटर भी क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा ही करेगा। लेकिन फिर भी कुछ आइडियलिस्टिक कंडीशंस में या कुछ हाइपोथेटिकल कंडीशंस में हम ये मान के चलते हैं कि हाँ, कुछ समय के लिए, फॉर ए सर्टेन टाइम पीरियड, कुछ समय के लिए ऐसे सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं या बनते हैं जब उसमें एनर्जी का एक्सचेंज ना के बराबर हो और अमाउंट ऑफ मैटर का भी क्या हो, एक्सचेंज ना के बराबर हो। ना के बराबर का मतलब बहुत ही लिटिल हो, उसमें बहुत ही स्मॉल हो, ठीक है, लिटिल बिट ऑफ पार्ट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको आप क्या बोलेंगे? अगर कहीं पर ये स्थिति आ जाती है, नाइदर एनर्जी नॉर अमाउंट ऑफ मैटर कैन बी एक्सचेंज विथ सराउंडिंग्स, देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड, उसको हम बेटे क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये भी आपने सुना होगा, नाम जरूर सुना होगा, हिंदी मीडियम वालों ने इसको सुना होगा, विलगित निकाय बोला जाता है बेटे। ठीक है, तो हिंदी में से विलगित निकाय बोलते हैं, इंग्लिश में से आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। अब कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम, अब आप बहुत अच्छे से इसको समझा सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ना तो एनर्जी और ना ही अमाउंट ऑफ मैटर का क्या होता है, आदान प्रदान होता है सराउंडिंग्स के साथ। तो उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम या विलगित निकाय बोलते हैं। लेकिन ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है, ये आइडियलिस्टिक कंडीशन है। तो आप याद रखिएगा,
कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम की हम बात करते हैं वो क्या होता है, जनरली दो मेन टाइप से उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, मास कंट्रोल सिस्टम, वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम, और फिर एक हाइपोथेटिकली आइडियलिस्टिक कंडीशन हमारी आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। और उस आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी और ना ही अमाउंट ऑफ मैटर सराउंडिंग्स के साथ क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यही होता है कि कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक एनर्जी और अमाउंट ऑफ मैटर दोनों क्या कर रहे होंगे, एक्सचेंज नहीं कर रहे होंगे, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम आपने देख लिया। आपको अब ये लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि क्लोज सिस्टम कैसे बनता है, ओपन सिस्टम कैसे बनता है और आइसोलेटेड सिस्टम की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है। तो आप समझ जाएगा, कहीं पर भी आइसोलेटेड सिस्टम का अगर जिक्र किया हुआ है क्वेश्चन में तो आप समझ जाएगा देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी केस। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो जनरली अब आपके पास कहने के लिए 3 सिस्टम हो गए, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, बट एग्जैक्टली जो क्लासिफिकेशन है वो 2 का ही होता है। तीसरी जो है वो उसकी क्या है, एक आइडियलिस्टिक कंडीशन होती है। तो आई होप आप ये बात समझ चुके होंगे कि क्लासिफिकेशन सिस्टम का कैसे होता है, और यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि जो मेन रोल है वो सिस्टम और सराउंडिंग का ही चल रहा है अभी तक। अब हम इसके बाद जो बात कर लेते हैं, जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स की जो हमको ABCD सीखनी है, उसमें आपके सामने आएगा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में जो जो प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हो सकता है। तो देयर आर 3 मेन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। नंबर 1, यानी याद रखिएगा 3 प्रकार की थर्मोडायनेमिक, यानी आप कह सकते हैं कि 3 प्रकार की कैटेगरी में हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जो भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होगी वो इन्हीं 3 में से किसी एक प्रकार की होगी। पहली इसमें आती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। दूसरे टाइप की बनती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एंड थर्ड वन इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। तो याद रखिए मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं कि जो भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पूरी थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ेंगे वो या तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, या वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, या फिर वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी। अब किसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किसको इंटेंसिव बोलेंगे, कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, किसको स्पेसिफिक बोलेंगे, तो कैसे हम पता लगाएं कि कौन सी एक्सटेंसिव होगी, कौन सी इंटेंसिव होगी, कौन सी स्पेसिफिक होगी। या आप ये भी कह सकते हैं कि विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड विच टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड स्पेसिफिक, यानी कंडीशंस क्या है, क्राइटेरिया क्या है। तो वही मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि अभी हमको क्या पढ़ना है कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज का क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से किया जाता है, या तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी, या फिर वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी, या स्पेसिफिक। अच्छा, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज का अगर मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूं तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज का एग्जांपल क्या बनता है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है जो भी आप थर्मोडायनेमिक्स में भी आप पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। तो उनमें से या तो वो एक्सटेंसिव होंगी, या फिर वो इंटेंसिव होंगी, या फिर वो स्पेसिफिक। और कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, दोज प्रॉपर्टीज विच डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मास आर नोन एज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो याद रखिएगा मैं आपको बता देता हूं, दोज प्रॉपर्टीज विच आर डायरेक्टली depend on mass are called extensive properties। तो आपको सिंपल सी ट्रिक क्या याद रखनी है, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ बड़ी बड़ी डेफिनेशन याद नहीं रखनी है कि वो प्रॉपर्टीज आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाएंगी जो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेंगी, मास पर डिपेंड करेंगी। कीवर्ड ये है, ठीक है, ये याद रखिएगा कि वो प्रॉपर्टीज जो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है, मास पर। दोज प्रॉपर्टीज विच डायरेक्टली डिपेंड ऑन मास आर नोन एज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। वो सारी प्रॉपर्टीज जो डायरेक्टली मास पर डिपेंड कर जाएंगी वो सब आपकी एक्सटेंसिव बनेंगी। कैसे बनेंगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आप लीजिए वॉल्यूम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, वॉल्यूम, जिसको हम V से डिनोट करते हैं जनरली। तो वॉल्यूम इसका एग्जाम्पल है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अभी ये कैसे बन रहा है मैं अभी आपको बता देता हूँ। मैं पहले इंटेंसिव की भी बात कर लेता हूँ, तब आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फिर हम
दोनों में डिफरेंशिएट क्रिएट करेंगे, ठीक है, कि कैसे क्लासिफिकेशन हम इसका करते हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्या है, दोज प्रॉपर्टीज, ठीक इसका अपोजिट। अभी मैंने क्या बताया कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डायरेक्टली डिपेंड ऑन मास। तो इंटेंसिव में क्या होगा, दोज प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन मास, ठीक है, जो किस पर डिपेंड नहीं करती हैं, डायरेक्टली मास पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो क्या बन जाएंगी, इंटेंसिव बन जाएंगी। बहुत सिंपल सी बात है, जो डायरेक्टली मास पर डिपेंड कर रही हैं वो एक्सटेंसिव, जो डायरेक्टली मास पर डिपेंड नहीं कर रही हैं वो क्या बन जाएंगी, इंटेंसिव बन जाएंगी। बहुत सिंपल सी बात है, आप डेफिनेशन खुद भी बना सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आपका टेम्परेचर, जिसको हम T से डिनोट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। अब मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं कि क्या होता है वास्तव में। अब आप फिर उसके बाद आप जिंदगी भर याद रखेंगे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को कैसे चेक करना है, इंटेंसिव को कैसे चेक करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, तो मान लीजिए कि सपोज ये आपका कोई कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है। इस कंटेनर के मैं क्या करता हूँ 3 इक्वल, और इस कंटेनर का जो टोटल वॉल्यूम है, मान लीजिए इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो 15 ml है या 15 ml का ये कंटेनर है। अगर मैं इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर दूँ तो आपको पता है कि हर एक कंटेनर में कितना कितना वॉल्यूम आ जाएगा, 555 आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज टोटल वॉल्यूम इसका कितना था, टोटल कितना था इसका 15 ml, ठीक है। तो इसके 3 इक्वल पार्ट्स मैंने कर दिए, तो हर एक पार्ट कितना कैपेबल होगा, 55 ml के लिए हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपने जो पार्टीशन किया, जो प्रॉपर्टी आप लेके चल रहे थे, वॉल्यूम की बात कर रहे थे, तो वो मास के साथ, यानी आपने क्या करा 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो मास पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तभी तो इसके 3 बराबर पार्ट्स हो गए। लेकिन फॉर एग्जांपल कि यही कंटेनर था, इसका टेम्परेचर मैंने आपको दिया, इसका टेम्परेचर कितना था, 15 डिग्री सेंटीग्रेड था। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड इस कंटेनर का टेम्परेचर था, और मैं इसके 3 बराबर हिस्से कर देता हूँ, क्या इसके हर एक हिस्से का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा? आंसर क्या है, नो। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो पहले में क्या था, वॉल्यूम। तो आप देख रहे हैं कि जैसा मास में, यानी मास के रेशियो में आपने अगर प्रॉपर्टी मास के रेशियो में डिवाइड हो जा रही है, जैसे वॉल्यूम डिवाइड हो जा रहा है, 15 ml का कंटेनर था, 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो 3 बराबर भाग करे तो 5 5 5 सब में आ गया। तो ये क्या प्रॉपर्टी क्या बनी, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मास, यानी क्या हो गई, वॉल्यूम क्या हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर में आप क्या देख रहे हैं कि जो कंटेनर था आपने 3 इसके इक्वल बराबर भाग कर दिए, और इसका टोटल का जो टेम्परेचर था वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो इस 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऐसा हो जाएगा कि इसके तीनों जो पार्ट्स होंगे उनका 5-5 डिग्री सेंटीग्रेड, तीनों का टेम्परेचर आपको पता है क्या रहेगा, 15 ही रहेगा, ठीक है। तो आपने सीखा क्या कि अगर मास के रेशियो में ही या मास के प्रोपोर्शन में ही क्या हो रही है, प्रॉपर्टी डिवाइड हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जस्ट लाइक वॉल्यूम, मैंने एग्जांपल दिया। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि वो मास के रेशियो में या उसी के प्रोपेगेशन में डिवाइड नहीं हो रही, तो वो क्या बनती है, इंटेंसिव बनती है। और उसका एग्जांपल क्या है, टेम्परेचर। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्ड वन बहुत सिंपल सा है। थर्ड वन प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, स्पेसिफिक। तो कुछ नहीं करना कि अगर आप क्या करते हैं, स्पेसिफिक में क्या है कि अगर आप किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को किससे डिवाइड कर दें, मास से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी क्या बन जाती है, स्पेसिफिक। यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय मास। तो जो भी आपका आंसर आएगा, नई प्रॉपर्टी बन के आएगी, वो क्या बन जाएगी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे वॉल्यूम है, मैं इसको मास से डिवाइड कर दूं, तो इसको क्या बोलेंगे, ये फिजिकल क्वांटिटी जो प्रॉपर्टी निकल के आएगी उसको क्या बोलेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी इसको बोलेंगे वॉल्यूम पर यूनिट मास, ठीक है। तो ये वॉल्यूम पर यूनिट मास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो याद क्या रखना है आपको कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जब हम मास से डिवाइड कर देते हैं, तो जो प्रॉपर्टी बनती है वो हमारी क्या कहलाती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कहलाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, 3 टाइप की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज विच डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मास, यानी जो मास के रेशियो में और मास के प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एग्जांपल वॉल्यूम, समझाया भी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मास, जो डायरेक्टली डिपेंड किस पे नहीं करती हैं, मास पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो इंटेंसिव कहलाएंगी। स्पेसिफिक में क्या होता है कि वो सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा एक्सटेंसिव ही लेना है आपको, वो सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जिनको हम किससे डिवाइड कर दें, मास से डिवाइड कर दें, तो जो नई प्रॉपर्टी बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। एग्जांपल मैंने दिया, जैसे आप वॉल्यूम को मास से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा वॉल्यूम पर यूनिट मास, दिस इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने कुछ बेसिक्स सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे उनको कवर करेंगे। थैंक यू।